Hello guys, I hope you all are well. So guys, I know my video hasn't been released for a long time, but from now all videos will be continuous and will be out timely. And also guys, one thing I have to clear you that from now onwards, every video will be related to the IPIR history, Indian art and culture and some factual current affairs. So from today, we will cover some important chapters of Indian polity, Lakshmikant. आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, और ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट कैसे होता है, यानी फर्स्ट जज केस क्या है, सेकंड जज केस क्या है, थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस क्या है, एंड ऑल्सो एनजेएसी एक्ट जिसने पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था बदल के रख दी, और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. सो देयर आर मैनी टॉपिक्स इन सुप्रीम कोर्ट इन चैप्टर नंबर 26 जिसे हम डिटेल्स में बात करेंगे. एंड गाइज, अगर कोई टॉपिक जो मुझसे छूट जाती है या एनीथिंग एल्स यू ऑल वांट टू नो, देन प्लीज आप कमेंट करें ताकि अगले वीडियो में मैं उस टॉपिक को कवर कर सकूं. दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा. भारत में जुडिशियल सिस्टम 1726 में शुरू किया गया जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किंग जॉर्ज ने एक चार्टर दिया टू इस्टेब्लिश मेयर कोर्ट्स इन बम्बई, मद्रास इन कलकत्ता. यानी इजी वे में आप ये समझिए कि 1726 से पहले बम्बई, मद्रास एंड कलकत्ता इन जगहों के लिए कानून बनाने का अधिकार वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था. अब 1935 में क्या हुआ, तो इन तीनों जगह के कानून को बनाने का अधिकार गवर्नर और उनकी काउंसिल यानी मींस प्रीवी काउंसिल को दे दिया गया, जिसमें वाइसराय होंगे, इंग्लैंड के रिचेस्ट मैन होंगे और कुछ मिनिस्टर्स होंगे. एंड ऑल्सो वी ऑल नो दैट इंग्लिश लॉ सिस्टम बिकम एक्सेप्टेड बाय इंडियंस, क्योंकि इंडिया में तभी कोई अलग जुडिशियल सिस्टम नहीं था. Now come to the topic about Supreme Court. Supreme Court is the country's highest judicial court, where the final court of appeal for all civil and criminal cases in India. It is also called Apex Court of India. यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल कोर्ट है इंडिया में. मतलब आप इतना समझिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से आप नाखुश हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं. फिर भी आप अगर हाई कोर्ट के भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो लास्टली आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. बट वहाँ के डिसीजंस जो होंगे वो फाइनल डिसीजंस होंगे. नो अबाउट इट्स एस्टेब्लिशमेंट. सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 28 जनवरी 1950, जस्ट 2 days आफ्टर इंडिया बिकम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. यानी 26 जनवरी 1950 को अपना देश संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुई. जानकारी के लिए आपको बता दो दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की उस टाइम, यानी जो सुप्रीम कोर्ट था उस टाइम, उसकी बिल्डिंग वो रेडी नहीं हुई थी. तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पार्लियामेंट में फंक्शन होता था. आज भले हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं किसमें, तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में, बट वो टाइम ऐसा था जब तीनों बॉडी यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक ही बिल्डिंग में काम करती थी. बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सिंगल कोर्ट सिस्टम है इंडिया में. 28 जनवरी 1950 से पहले जो कोर्ट थी, मतलब जिसमें न्याय होता था, वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था. तो उसकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया. अब बात करें यूएसए की, तो बेसिकली वहाँ पे ये है, जो फेडरल लेवल पे जुडिशरी है वो केवल फेडरल लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, एंड जो स्टेट लेवल की जुडिशरी है वो केवल स्टेट लॉज को इम्प्लीमेंट करती है. यानी इन्होंने अपने देश में बाइफरिकेशन किया हुआ है, मीन्स द डिवीजन ऑफ समथिंग इनटू 2 पार्ट्स. यानी वहाँ पे डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है. अब यहाँ क्या है कि बंदा अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है. अगर वो वहाँ के भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, यानी उसको डिसीजन सही नहीं लगा हाई कोर्ट का, देन वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है. बट यूएसए में ऐसा नहीं है. मीन्स वी नो डैट यूएसए है 50 स्टेट्स एंड, और सारे स्टेट्स का अपना एक अलग सुप्रीम कोर्ट है. यानी हर स्टेट का अपना अलग एक कानून है. मीन्स जो वहाँ के फाइनल डिसीजंस होंगे स्टेट के, वही सिटीजन्स को मानना पड़ेगा, यानी वो स्टेट लेवल पे ही होगा. यूएसए में हर स्टेट के पास थोड़ा पावर है एज कम्पेयर टू इंडिया. मीन्स इन यूएसए फेडरल लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय स्टेट जुडिशरी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन यूएसए. आई होप कि आपको सुप्रीम कोर्ट एंड उसकी इस्टेब्लिशमेंट क्लियर हो गई होगी. नाउ कम टू द टॉपिक कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट. आपको याद होगा दोस्तों कि जो 1774 पे जो सुप्रीम कोर्ट बना था, उस टाइम टोटल कितने गवर्निंग बॉडी थे, तो 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस. बट अब वहां से हम लोग पहुंच चुके हैं कितने पे, तो 1 सीजेआई एंड 33 जजेस पे. यानी पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज किए.
यानी नंबर ऑफ जजेस एक्सीड करते गए थ्रू अमेंडमेंट्स। जैसे 1956 में 10 हुए, 1960 में 13 हुए, 1977 में 17 हुए, 1986 में 25 हुए, 2008 में 30 और प्रेजेंट में कितने हैं तो 33 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बात आती है जजेस की अपॉइंटमेंट की। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। दोस्तों ये जो कंसल्टेशन वर्ड है इसके वजह से काफी कंट्रोवर्सीज हुए हैं जो आगे हम बात करेंगे। यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे कि अगर सीजेआई की अपॉइंटमेंट हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की राय प्रेसिडेंट को लेनी पड़ती है, एंड जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय लेना मैंडेटरी है। दोस्तों एक वर्ड कॉलेजियम सिस्टम काफी सुनने को मिला होगा। क्या है ये कॉलेजियम सिस्टम? यानी जब भी किसी जज का अपॉइंटमेंट होगा या ट्रांसफर होगा तो उस टाइम ये कॉलेजियम सिस्टम एक्शन में आएगा। कैसे? बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट जज केस आए थे जिनमें थर्ड जज केस से एक वर्ड निकल के आया था जिसे हम कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। मीन्स देखा जाए तो जुडिशरी के पास बहुत पावर हो गया था उस टाइम, मतलब वो कॉलेजियम सिस्टम से जजेस अपॉइंट कर रहे हैं। इसी की वजह से काफी कंट्रोवर्सीज भी हुए। जैसे कि 1982 में जो फर्स्ट जज केस हुआ वो क्या बोलता है, द कोर्ट हेल्ड द कंसलेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। मतलब इसमें जो जुडिशियल पावर थी जजेस के अपॉइंटमेंट की तो या ट्रांसफर की वो एग्जीक्यूटिव को दे दी गई, यानी पार्लियामेंट में दे दी गई, जस्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट थिंक्स दैट कंसलेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। अब कंकरेंस का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो परिणामों या विचारों की सहमति। मीन्स जब सुप्रीम कोर्ट में देखा कि ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज है तो अब जो अपॉइंटमेंट होगा वो अब सरकार की मर्जी से होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट जज केस। ओके, अब आते हैं सेकेंड जज केस पे जो 9 साल बाद आया, यानी फर्स्ट जज केस के 9 साल के बाद आया। क्या कहता है ये सेकेंड जज केस, द कोर्ट रिवर्स इट्स अर्लियर रूलिंग एंड चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंसलेशन टू कंकरेंस। मीन्स कंसलेशन इज इक्वल टू कंकरेंस। मतलब अब अगर प्रेसिडेंट हमसे कंसल्ट कर रही है और हमने कोई सलाह दिया और सरकार हमारी सलाह नहीं मान रही है तो फिर कंसलेशन का क्या मतलब है भाई। और अगर ये वर्ड रखना ही है तो प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ेगी सीजेआई की, लेकिन यहाँ तो फुल पावर सीजेआई के पास जा रहा था। देन 1993 में क्या हुआ कि ये बोला गया कि सीजेआई को अपना डिसीजन से पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या था, ये था सेकेंड जज केस। ओके, अब चलते हैं थर्ड जज केस पे जो 1993 के जस्ट 5 साल बाद आया, यानी सेकेंड जज केस के 5 साल बाद आया। The consultation process adopted by CGI consultation of plural judges means the CGI is the first among the equal। यानी अब जो CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे या एलिवेट करेंगे या कहा जाए तो ट्रांसफर करेंगे तो उनके साथ 4 सीनियर जजेस भी बैठेंगे साथ में और डिसीजंस देंगे। लेकिन थर्ड जज केस में एक पॉइंट ये भी था कि even if the two judges give an adverse opinion, then he or she should not send the recommendation to the government। और इसे हम लोग कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। और यही था थर्ड जज केस। अब सरकार तो इससे ना खुश थी क्योंकि सारा पावर चला गया था सीजीआई एंड जजेस के पास। अब तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था। तो दोनों में एक्चुअली हुआ क्या कि जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया 2014 के गवर्नमेंट में जिसका नाम एनजेएसी एक्ट था, उनका कहना ये था कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करेंगे और एनजेएसी एक्ट यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट इस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें 1 सीजीआई होंगे यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 1 प्राइम मिनिस्टर होंगे, 1 लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 एमिनेंट जूरिस्ट होंगे, 2 सीनियर जजेस भी रहेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये कहना था कि अगर एनजेएसी एक्ट आया तो इससे हमारी सारी पावर्स खत्म हो जाएगी, यानी इस एक्ट में एग्जीक्यूटिव को थोड़ा ज्यादा पावर मिल जाएगा जुडिशरी से। अब बट सुप्रीम कोर्ट का कहना ये भी था कि एनजेएसी एक्ट वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है, इसलिए हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट को नहीं मानते हैं और 2015 में इसे हटा दिया गया एंड फिर से वापस कॉलेजियम सिस्टम स्टार्ट हो गया, जिसे हम जो अभी तक है जिसे हम लोग 4 जज केस भी जानते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस की। चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होते हैं? हमारे देश में तो दोस्तों 1950 से 1973 तक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाते थे
वो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो रहते थे उन्हें बनाया जाता था। बट ये ट्रेंड 1973 में खत्म कर दिया गया। यानी 1950 से लेकर 1973 तक तो चीफ जस्टिस बनाए जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, यानी जो सबसे सीनियर जज है उनको ही बना दिया जाता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, बट 1973 में ये खत्म कर दिया गया। क्यों? तो जस्ट बिकॉज ऑफ केशव आनंद भारती केस। एक्चुअली हुआ ये था कि केशव आनंद भारती केस के बाद इंदिरा गांधी ने एएन राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, जबकि एएन राय से 3 सीनियर जजेस भी वहां मौजूद थे। क्यों? तो भैया जो 3 सीनियर जजेस थे, जेएम सहलत, केएस हेगड़े एंड एएन ग्रोवर, जिन्होंने जब केशव आनंद भारती की जजमेंट की तो उन्होंने सरकार के खिलाफ काफी बातें की, जिससे इंदिरा गांधी को काफी गुस्सा आया और उन्होंने एएन राय को चीफ जस्टिस बना दिया, जिसके कारण तीनों जजेस ने रिजाइन दे दिया। बट इंदिरा गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम इसी तरह 1977 में एचआर खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना था, बट उनकी जगह एमयू बेग को सीजेआई बना दिया गया। लास्टली एचआर खन्ना ने भी रिजाइन दे दिया। क्यों? तो जब देश में इमरजेंसी लगी थी उस टाइम, यानी 1976 में एक केस चल रहा था जिसका नाम एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस था। इसमें एचआर खन्ना सर ने ये बोला, आई नो कि इमरजेंसी चल रही है देश में, बट फिर भी राइट टू लाइफ मतलब फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 कैन नॉट बी वायलेट एट एनी कॉस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इसी वजह से सरकार नाराज हो गई और इंदिरा गांधी ने उन्हें भी स्किप कर दिया और एमयू बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। और एट ए टाइम एचआर खन्ना सर ने भी रिजाइन दे दिया। एक टाइम ऐसा भी था जब इंदिरा गांधी एंड जुडिशरी में भी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। दोस्तों, आई होप कि आपको व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, एनजेएसी एक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जज केस क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन ओथ है सैलरीज ऑफ जजेस की। सो स्टार्टिंग विद क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। सो नंबर 1 पॉइंट, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। या तो वो जज रहे हो किसी भी हाई कोर्ट में कंटिन्यूसली 5 इयर्स, या तो वो एडवोकेट रहे हो 10 साल तक कंटिन्यूसली हाई कोर्ट में, और या तो वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की, मतलब जिनको लॉ का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। और खास बात ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम एज नहीं बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की जज अपॉइंट होने के लिए। सो अब नेक्स्ट आते हैं ओथ पे। अब ओथ की बात करें, बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट, मतलब ऑफिस में इंटर करने से पहले आप एक शपथ ग्रहण करोगे प्रेसिडेंट के सामने, या अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वो पर्सन उनके सामने भी ओथ ले सकते हैं जिसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है शपथ दिलाने के लिए। शपथ लेते टाइम बोलना क्या होता है? तो दोस्तों, नंबर 1, मैं भारत के संविधान के प्रति पूरा बिलीफ एंड ट्रस्ट यानी फेथ और एलियंस रखूंगा। नंबर 2, देश की अखंडता और देश की संप्रभुता दोनों को बचा के रखूंगा। नंबर 3, मैं अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी पूरी नॉलेज से, यानी बिना किसी एफेक्शन से जुड़ के अपनी जजमेंट बिल्कुल लॉयल रखूंगा। नंबर 4, ऑब्वियस बात है जिस संविधान को जितना निष्ठापूर्वक रखेंगे, फेथ रखेंगे, अपनी जितनी भी कैपेसिटी है, नॉलेज है, उसको तो अपहोल्ड करेंगे ही। अब बात करें इनकी सैलरीज और अलायंस की। तो सुप्रीम कोर्ट की सैलरी यानी जजेस की जो सैलरी होती है वो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट डिसाइड करती है। यानी पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि वो जजेस की लीव, पेंशन, सैलरी सब डिसाइड कर सकती है। एक बात और है, मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट के लाइन डिसाइड कर लिया पार्लियामेंट ने और उस सर्विस पे किसी और जज का अपॉइंटमेंट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी सर्विस कंडीशन भी बदलोगे। एक बार अगर सर्विस अलॉट हो गया तो वही उसकी सैलरी और अलायंस रहेगी। एंड एक बात और बता दो दोस्तों, आपने कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बिना आप किसी भी जज की सैलरी नहीं कम कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझिए कि अगर कल के डेट में देश में किसी पैंडेमिक की वजह से सेंट्रल या स्टेट लेवल पे सैलरी डिडक्शन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जज की भी सैलरी डिडक्ट करोगे। जज की सैलरी डिडक्ट का काम करने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी देश में। अब 2018 में जो चीफ जस्टिस की सैलरी थी वो 1 लाख महीना थी, बट आफ्टर 2018 पार्लियामेंट ने इसे बढ़ाकर 2,80,000 कर दिया। करना भी चाहिए, ये काफ़ी ऊंचा पोस्ट भी है ना। जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका सैलरी 2018 से पहले 90,000 था महीना, उसे बढ़ाकर 2,50,000 कर दिया गया। इनके अलावा इन्हें टेलीफोन, कार, मेडिकल, फ्री एकोमोडेशन एंड अदर फैसिलिटीज भी दिए जाते हैं। और जो चीफ जस्टिस या जजेस रिटायर हो गए हैं, उन्हें जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उनकी, यानी जो लास्ट सैलरी थी उनकी,
उसका 50% दिया जाता है। देखा जाए तो इन थोड़ा सिमिलर इनका सुविधा प्रेसिडेंट की सुविधाओं से भी मिलता है। मतलब देखा जाए तो इनकी सैलरी भी ठीक ठाक कर दी गई है, और जो इनके एट वर्किंग टाइम बेनिफिट्स थे उसमें से कुछ लिमिटेड बेनिफिट्स भी दिए गए हैं आफ्टर रिटायरमेंट। तो दोस्तों, वी हैव completed 1/3 topics of Supreme Court, chapter number 26 in M. Lakshmikant. So my next video will be of